नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिल्य। आज हम देखेंगे शो में दिन भर की हर वो बड़ी खबर जो देश और दुनिया में छाई रही। जिस खबर पर होनी चाहिए आपकी नजर, कूटनीति से लेकर राजनीति के मैदान तक और खेल के मैदान से युद्ध के मैदान तक, हर खबर की फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है, आइए जानते हैं। लोकसभा के अंदर ई सिगरेट पीने वाला मामला ज्यादा बड़ा हो गया है। संसद में एक बड़ा बखेड़ा हो गया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष को औपचारिक लिखित शिकायत दे दी है और कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने सदन के अंदर खुलेआम ई सिगरेट का इस्तेमाल किया था। ये न केवल संसदीय नियमों का उल्लंघन है बल्कि कानूनन अपराध भी है। अनुराग ठाकुर के शिकायती पत्र के मुताबिक लोकसभा जैसी पवित्र संस्था, जिसे भारतीय लोकतंत्र का सेंक्टम सेक्टोरम यानी सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है, उसमें प्रतिबंधित पदार्थ का इस्तेमाल किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। ये संसदीय गरिमा को ठोस पहुंचाने वाला काम है और सदन की कार्रवाई की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। शिकायत में बताया गया है कि सिगरेट और निकोटीन से जुड़े उत्पादों पर सरकार और संसद ने स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया है। ऐसे में सदन के अंदर उनका उपयोग न केवल संसदीय अनुशासन को तोड़ता है बल्कि देश के युवाओं के लिए गलत संदेश भी देता है। अनुराग ठाकुर ने इसे गंभीर विधिक और नैतिक उल्लंघन बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि इस घटना का तत्काल संज्ञान लिया जाए, संसद की उपयुक्त समिति या तंत्र के माध्यम से पूरे मामले की जांच कराई जाए, साथ ही संबंधित सांसद के खिलाफ नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए और ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जिससे भविष्य में कोई भी सदस्य सदन की मर्यादा का उल्लंघन करने का साहस न कर सके। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई मान्य सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि लोकसभा की प्रतिष्ठा की रक्षा करना सदन के हर सदस्य की जिम्मेदारी है और उम्मीद जताई कि अध्यक्ष अपने नेतृत्व में ये सुनिश्चित करेंगे कि नियमों का पालन हर हाल में किया जाए। इस मामले के बाद संसद के गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और अब सभी की नजरें लोकसभा सचिवालय और अध्यक्ष की ओर हैं कि वो इस आरोप पर आगे क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अगली जनगणना को लेकर बड़ी खबर आई। एक फाइनल रिपोर्ट मिली है। 2027 में जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश भर में पहली बार बताया कि सेंसस डिजिटली होगा और 2 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण के तहत अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच घरों की सूची और गणना होगी। इसके बाद फरवरी 2027 में जनगणना कराई जाएगी, यानी कि आबादी की गिनती कराई जाएगी। केंद्र कैबिनेट की बैठक में 2027 की जनगणना के लिए 11,718 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी गई है। पहली बार देश भर में डिजिटल जनगणना होगी। इसके लिए 30 लाख कर्मचारियों को काम पर लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में 3 बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे पहला फैसला जनगणना 2027 को लेकर है। जनगणना जो देश की बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसके लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। केंद्र मंत्री ने कहा कि 2027 से देश भर में जनगणना होगी। यह जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना होगी, जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक होगी, जबकि दूसरे चरण के तहत जनसंख्या की गणना होगी, जो फरवरी 2027 से होगी। उन्होंने बताया कि जनगणना का डिजिटल डिजाइन डेटा संरक्षण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सेंसस देश की जनसंख्या को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इन्यूमरेट करता है। व्हाट इज द पॉपुलेशन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रेफरेंस डेट। रेफरेंस डेट रखी गई है 0 hours of 1st March 2027, यानी 28th February और 1st March की जो मिडनाइट है, वो मिडनाइट आवर विल बी दी
reference date for reference R for entire census. स्नो बाउंड एरियाज के लिए इस रेफरेंस आवर को डिसाइड किया गया है 1 अक्टूबर के 0 आवर्स को। भारत की जनगणना देश की आबादी, जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति और संसाधनों के विस्तार का एक व्यापक सर्वेक्षण है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर द्वारा संचालित की जाती है। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। 2024-25 में भारत ने ऐतिहासिक रूप से 1 अरब टन से ज्यादा कोयले का उत्पादन किया। पहले कोयले के इंपोर्ट पर हमारी जो निर्भरता थी, अब वो करीब बहुत कम हो गई है। कोयले के इंपोर्ट पर निर्भरता कम होने से हमने 60,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दिल्ली के सैनिक फार्म में बुलडोजर की कार्रवाई में करोड़ों की आलीशान कोठी को जमींदोज कर दिया गया। यह अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें सैनिक फार्म इलाके में कई निर्माण को तोड़ा गया। एमसीडी के अधिकारियों के मुताबिक यह अभियान अवैध कब्जों को हटाने के लिए चलाया जा रहा है और आगे भी दिल्ली में इस तरह के ड्राइव्स चलाए जाएंगे। दिल्ली के पॉश एरिया सैनिक फार्म में आज डीडीए का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहां अवैध निर्माणों के खिलाफ डीडीए का बुलडोजर शुक्रवार सुबह से शुरू हुआ, जो शाम तक चलता रहा। डीडीए ने W22/9 नंबर वाली संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई कर अवैध निर्माण ध्वस्त किया है। जानकारी के मुताबिक जिस घर पर बुलडोजर चल रहा है वो एन शेरवानी का बताया जा रहा है। हालांकि शेरवानी परिवार का कहना है कि पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। शुक्रवार 12 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन कोर्ट कुछ निर्णय देता उससे पहले एमसीडी ने इसे तोड़ना शुरू कर दिया। शेरवानी की पत्नी जहरा शेरवानी की माने तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मौखिक कहा था कि 18 तारीख तक कोई कार्रवाई न हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर हमें नहीं दिया है, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। शेरवानी परिवार की माने तो उन्होंने एक किसान से जमीन खरीदी थी और 1999 में उन्होंने ये घर बनाया था। तब से अब तक कोई दिक्कत नहीं हुई। डीडीए ने नोटिस दिया था, हमने उसके जवाब में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना है कि पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन डीडीए को कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया गया और कार्रवाई शुरू कर दी। पहले वन विभाग ने कहा पीछे की जमीन हमारी है, उसने ले ली। फिर डीडीए ने कहा कि जमीन हमारी है और अब ये बुलडोजर चला दिया और कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ हमारे घर पर सुबह से कार्रवाई हो रही है। वहीं इस मामले पर डीडीए का कहना है कि क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों को हटाने का अभियान जारी है। जिस W22/9 कोठी पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, दरअसल ये जमीन डीडीए की है और कई नोटिस इन्हें दिए गए थे, लेकिन उन्होंने अवैध निर्माण नहीं हटाया, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अगली खबर का रुख करते हैं। देश भर में फैले जहरीले कफ सिरप रैकेट को तोड़ने के लिए ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को एजेंसी ने लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर समेत 25 लोकेशन पर छापा मारा। कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी और इसके अवैध कारोबार के मामले में कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल पुलिस और एसटीएफ की पकड़ से कोसों दूर है। हालांकि उसके पिता को भोला जायसवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के इसी क्रम में शुक्रवार को ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। ईडी ने लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर समेत करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी की। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, जौनपुर, रांची, अहमदाबाद में एक साथ छापेमारी की है। इस तरह देश भर में करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। लखनऊ में ईडी की टीम ने आलोक सिंह की आलिशान कोठी पर भी छापेमारी की। आलोक सिंह एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही है। आलोक सिंह पूर्व सांसद धनंजय सिंह का करीबी है। गुरुवार को धनंजय सिंह ने बताया कि वो आलोक सिंह को बचपन से जानते हैं। इसके साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। धनंजय सिंह के बयान के दूसरे दिन ही ईडी ने आलोक सिंह समेत करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की टीम सुबह 7 बजे के करीब आलोक सिंह की सुल्तानपुर रोड स्थित स्वास्तिक सिटी कोठी पर पहुंची थी। बड़ी मशक्कत के बाद घर का गेट खुला था। उस वक्त घर पर महिलाएं मौजूद थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने पूरे घर में छानबीन की है। अलमारियों से कई दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। छापेमारी के दौरान मोबाइल और फाइल मिली है। इसके अलावा एलडीए कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर और सरोजनी नगर में भी अन्य ठिकानों पर छापेमारी हुई है।
बताया जाता है कि नशीली कफ सिरप का कारोबार देश में ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश समेत अन्य देशों तक फैला था। यही वजह है कि इस मामले में यूपी पुलिस, एसटीएफ, एसआईटी और ईडी समेत तमाम जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। उधर आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा की 55 घंटे की रिमांड मंजूर हो गई है। 14 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे। दोनों आरोपी लखनऊ जेल में बंद है। इस मामले का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल फरार चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि शुभम दुबई भाग गया है। हालांकि बीते दिनों पुलिस ने शुभम के पिता भोला जायसवाल को कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ लिया था। इस मामले में आलोक सिंह, अमित टाटा समेत करीब 32 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सहारनपुर में शास्त्री नगर और कपिल विहार इलाके में ईडी ने छापेमारी की है। एबॉट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक विभोर राणा के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। विभोर और उसका भाई विशाल भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आते ही धार्मिक प्रतीकों पर राजनीति तेज होती जा रही है। कोलकाता के सॉल्ट लेक में अयोध्या स्टाइल राम मंदिर निर्माण के पोस्टर्स ने माहौल को गरमा दिया, जबकि हाल ही में टीएमसी विधायक यानी कि टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मॉडल मस्जिद की नींव रखी थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बचे हैं। इससे पहले राज्य में धार्मिक प्रतीकों की राजनीति एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है। गुरुवार को कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में कई जगह ऐसे पोस्टर देखे गए जिनमें पूर्वी कोलकाता में अयोध्या की तर्ज पर विशाल राम मंदिर कॉम्प्लेक्स बनाने का दावा किया गया है। पोस्टर्स में स्कूल, अस्पताल, ओल्ड एज होम और अन्य वेलफेयर सुविधाओं से युक्त एक बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। ये पोस्टर स्थानीय बीजेपी नेता और पार्टी के विधान नगर यूनिट के पूर्व अध्यक्ष संजय पोयरा के नाम से लगाए गए हैं। सिटी सेंटर, करुणामयी और अन्य प्रमुख इलाकों में लगे इन पोस्टर्स में 4 बीघा जमीन पर अयोध्या जैसे स्ट्रक्चर वाले राम मंदिर की बात कही गई है और लोगों से इस निर्माण के लिए 1-1 रुपए का योगदान देने की अपील की गई है। ये पोस्टर ऐसे समय में लगाए गए हैं जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर सस्पेंडेड टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के रेजन नगर में बाबरी मॉडल की मस्जिद की नींव रखी। ये कार्यक्रम भारी सुरक्षा के बीच हुआ था। उसी दिन जवाबी कदम के तौर पर बीजेपी ने मुर्शिदाबाद के ही बनजाटिया के मनेंद्र नगर में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। अब सॉल्ट लेक के पोस्टर इस पूरे विवाद को राज्य के प्रशासनिक केंद्र के बेहद करीब ले आए हैं, जिससे ये बंगाल की राजनीति फिर गर्म कर सकती है। संजय पोयरा ने इस राम राज्य की अवधारणा पर आधारित एक सोशल स्पिरिचुअल मूवमेंट बताया। पोयरा ने कहा कि राम के राज्य में राम का मंदिर जरूर होना चाहिए। विधान नगर में भी अयोध्या जैसा राम मंदिर बनेगा। हालांकि जमीन के लोकेशन को लेकर उन्होंने कोई जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि पहले ही कई लोग जमीन, निर्माण सामग्री और यहाँ तक कि मूर्तियां दान करने की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से स्थान बताने की रुकावटें खड़ी की जा सकती हैं। पोयरा ने घोषणा की कि भूमि पूजन और शिलान्यास 26 मार्च यानी रामनवमी के दिन सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर लोग मंदिर निर्माण के लिए 1 रुपए का दान देना चाहें तो वे इसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। पोस्टर्स में ये दावा किया गया है कि ये प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स में गरीबों के लिए अस्पताल, बच्चों के लिए स्कूल, ओल्ड एज होम और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम होंगे। पोयरा के अनुसार ये उनके राम राज्य के विजन का हिस्सा है, जिसमें भक्ति और जनसेवा को एक साथ रखा गया है। उधर विधान नगर सिविक अथॉरिटी ने इस पूरे मामले पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है और ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि इस तरह के निर्माण के लिए उन्हें औपचारिक आवेदन मिला है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। फाइनल रिपोर्ट में आपको एक संभल की बेहद शानदार खबर बताता हूं, बहुत ही शानदार, सुन के मिजाज हरा हो जाएगा, खुश हो जाएगा। संभल हिंसा के दौरान दंगाइयों ने जो पत्थर फेंके, उन्हीं पत्थरों से पुलिस चौकी बना दी गई और ये चौकी सांसद बर्ग के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर है। यूपी में संभल हिंसा के दौरान फेंके गए पत्थर अब इलाके में सुरक्षा व्यवस्था की नई पहचान बनकर खड़े हैं। नखासा थाना क्षेत्र के दीपा सराय इलाके में मुस्लिम आबादी के बीच बनी नई पुलिस चौकी इन पत्थरों से तैयार हो गई है। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने हिंसा में इस्तेमाल हुए पत्थरों को कानून व्यवस्था की मजबूती का प्रतीक बनाते हुए चौकी निर्माण में इस्तेमाल कर लिया। अब ये चौकी उद्घाटन के लिए पूरी तरह से तैयार है। दंगाइयों के फेंके पत्थरों से बनी चौकी का उद्घाटन
वैदिक मंत्रोच्चारण, हवन पूजन और दुर्गा सप्तशती पाठ के बीच किया। ये चौकी उस स्थान से लगभग 300 मीटर की दूरी पर बनाई गई है जहां दुबई में बैठे संबल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा का घर है। घटनाओं के बाद से प्रशासन लगातार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहा है। इस दिशा में ये चौकी एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। संभल हिंसा के बाद एसपी के विश्नोई ने कहा था कि दंगाइयों द्वारा फेंके गए पत्थरों को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि इन्हीं पत्थरों से पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी ताकि हिंसा के अवशेष भविष्य के लिए एक संदेश बन सके कि कानून से खिलवाड़ की कोई भी कोशिश अंततः व्यवस्था को और मजबूत ही करेगी। अब ये घोषणा जमीन पर उतर चुकी है और चौकी का निर्माण काम पूरा हो चुका है। दीपा सराय चौक पर बनाई गई ये चौकी मुस्लिम आबादी के केंद्र में स्थित है। स्थानीय लोगों के बीच इसे लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। प्रशासन का मानना है कि पुलिस चौकी से क्षेत्र में सुरक्षा, निगरानी और कानून व्यवस्था बेहतर होगी। आज होने वाले उद्घाटन में डीएम, एसपी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण से होगी। इसके बाद हवन पूजन और दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। प्रशासन का कहना है कि उद्घाटन पारंपरिक शुभारंभ की पद्धति के रूप में आयोजित किया जा रहा है। संभल हिंसा के बाद लगातार बनाए गए ऐसे कई पुलिस स्ट्रक्चर अब जिले में सुरक्षा के स्थायी स्तंभ बन चुके हैं। दीपा सराय की नई चौकी इसी का हिस्सा है जो कानून व्यवस्था को मजबूत करेगी। कि दीपा सराय में इस पुलिस चौकी का निर्माण हुआ है। पुलिस चौकी के निर्माण में खास विशेष बात यह रही कि 2024 में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा में ईंट पत्थर जो फेंके गए थे, उस ईंट पत्थरों के द्वारा पुलिस चौकी का निर्माण हुआ है। यह पुलिस चौकी 2 मंजिला बनाई गई है जिसका मंत्रोच्चारण के साथ उद्घाटन किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की ओर से सिविल सीनियर डिवीजन चंदौसी कोर्ट में दावा किया गया। संभल की शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है। 19 नवंबर की शाम को मस्जिद का पहला चरण का सर्वे हुआ और दूसरे चरण का सर्वे 24 नवंबर को हुआ। मस्जिद में चल रहे सर्वे के दौरान हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने पुलिस पर पथराव फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 मौतें हो गई। वहीं उग्र भीड़ ने गाड़ियों को फूंक दिया। वहीं पुलिस 2 हत्यारोपी एवं 3 महिलाओं सहित कुल करीब 80 उपद्रवियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। किसी की भी अभी तक जमानत नहीं हुई है। साक्ष्य के अभाव में एक महिला को कोर्ट ने बरी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूपी में एसआईआर जारी है और आजमगढ़ में समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची में बढ़ती लापता मतदाताओं की संख्या पर चिंता जाहिर की और एसआईआर अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर उतरकर वास्तविक मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृतकों और फर्जी नाम हटाने और प्रत्येक बूथ पर संपर्क मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान आजमगढ़ जिले में लापता मतदाताओं की संख्या को लेकर चिंता जताई और पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे सभी मतदाताओं तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में आजमगढ़ मंडल के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया कि जनप्रतिनिधि की और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर ये सुनिश्चित करे पुनर्निरीक्षण अभियान प्रक्रिया के दौरान पात्र नागरिकों का नाम सूची में शामिल हो सके। उन्होंने ये भी रेखांकन किया कि अपात्र नामों का समय पर परीक्षण और आवश्यक सुधार लोकतंत्र की पारदर्शिता को सुदृढ़ करता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा जताई मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के महत्व को जनता तक सहज भाषा में पहुंचाएं और प्रत्येक बूथ स्तर पर गहन संपर्क बनाए रखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक को बेहद मूल्यवान बताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों का धरातल से जुड़ा अनुभव मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को सुचारू बनाने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निरंतर संवाद से बेहतर समन्वय स्थापित होता है, जिससे अभियान का प्रभाव और बढ़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीनों जनपदों में हुई बैठकों के माध्यम से ये संदेश भी दिया कि जनता के बीच निरंतर उपस्थिति और सक्रियता ही लोकतांत्रिक मूल्यों की वास्तविक शक्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जम्मू कश्मीर के बारे में एक बड़ी चौंकाने वाली खबर मिली। जम्मू कश्मीर इस वक्त सूखे की चपेट में।
बारिश की 86% कमी ने हालात को और नाजुक बना दिया है। नदियों में, झीलों में पानी कम हो रही है। इस वजह से जंगलों में आग का खतरा भी बढ़ रहा है और डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी भी जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर में इस बार सर्दियों की शुरुआत सूखे के साथ हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 नवंबर से 9 दिसंबर तक जहां सामान्य तौर पर 40.1 मिलीमीटर बारिश होती है, वहीं इस बार सिर्फ 6.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, यानी 80% की भारी कमी आई है। जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजन में हालात एक जैसे हैं। जम्मू के कुलगाम और शोपियों में 90.5% की कमी आई है, जबकि बांदीपोरा, बदगाम, गांदरबल, बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा और कुपवाड़ा में बारिश की कमी से जूझ रही है। सबसे खराब हालत जम्मू डिवीजन, कठुआ और किश्तवाड़ की है, जहां 100% बारिश की कमी देखी गई है। सूखे का सीधा असर पानी पर दिख रहा है। झेलम नदी संगम पर पानी का स्तर 0.59 फीट तक गिर गया है। कई सहायक नदियों के जलस्तर में भी कमी की वजह से धाराएं सूख गई हैं। कश्मीर घाटी में मौसम के बिगड़े मिजाज अगर देखा जाएगा, पिछले 3 महीनों से कश्मीर घाटी में न बारिश का नामो निशान है, न बर्फबारी का निशान है। मैं जहां पे इस वक्त मौजूद हूँ, ये दरियाई जहली में। इस दरियाई जहली में आपको बताते चलूँ कि 2014 में यहाँ पे इतना पानी था कि मकान, एक फ्लोर जो है मकान का, वो पानी के नीचे था। लेकिन जिस टाइम जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये भी पूरा खचाखच पानी से भरा होता है। लेकिन इस टाइम अगर आप देखोगे, दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नजरें जाएगी, पूरा सूख गया है, बिल्कुल वाटर बॉडी जो है वो सूख गई है। नदियों में पानी की कमी की वजह से कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत बढ़ने लगी है, जिससे स्थानीय लोगों में बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। डॉक्टरों की सलाह है कि बच्चे और बुजुर्ग खासकर सुबह और शाम बाहर जाने से बचें, क्योंकि तापमान में तेज गिरावट पर असर डाल सकती है। हमारी रेनफॉल वगैरह नहीं होती है, स्नो नहीं होता है, तो ड्राइनेस की वजह से जो हमारे एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। और जब क्लाउडी वेदर होता है, जब फॉग आती है, तो फॉग के साथ ये पार्टिकुलेट मैटर मिक्स होकर स्मॉग बना देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सुबह मिस्टी होता है, धुंध बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेशेंट्स होते हैं, वो एज़मा के पेशेंट्स हों या COPD के पेशेंट्स हों, उनमें काफ़ी ज़्यादा अटैक्स होने का खतरा रहता है। जंगलों में पेड़ों की कटाई और वातावरण में बदलाव से हालात बिगड़ गए हैं। आगे की स्थिति और खराब हो सकती है। जो ड्राई वेदर हुआ है यहाँ पे, ड्राई वेदर की वजह से ओवरऑल जो यहाँ के हेल्थ पे बहुत असर पड़ा है। जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, उनमें कफिंग के काफ़ी सिम्टम्स बढ़ चुके हैं। ये अगर हम देखेंगे, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिछले 2-3 सालों में हम देख रहे हैं कि यहाँ का जो आब हवा है उसमें बदलाव आ रहा है। हाँ, ये खुशकसाली हो गया तो बीमारी ज़्यादा हो गई इससे। खासकर सुबह जो मजदूर होता है, उसको बाहर निकलना होता है मजदूरी के लिए, वो तबके के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया, और बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत प्रॉब्लम, खुशकसाली हो गया। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि सूखी घास, नमी की कमी और सतह के तापमान में बढ़ोतरी से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जंगल में आग की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। बारिश की कमी से जम्मू और कश्मीर को पानी की किल्लत, खेती, जंगल और सेहत चारों मोर्चों पर संकट में ला खड़ा कर दिया है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले हफ्तों में चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। लेकिन मैदानी इलाकों में अभी ना तो इस ठंड से, न इस खुशकसाली से कोई राहत मिल सकती है। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, श्रीनगर। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार, और ये बात अपने दोस्तों के साथ और परिवारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। खबरें जा रही हैं, एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं।